हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेनजी और मोदी के बीच में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसका अब आगे क्या होने वाला है। तो अब आगे क्या होने वाला है, तो अभी अभी के लिए तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है वो रेजिग्नेशन के बाद। लेकिन अगर आगे क्या होगा ये समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अभी तो देखने से ऐसा लगता है कि ये नीट के कारण हुआ है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी उससे कुछ ज़्यादा है। ये स्टार्ट तब हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि आजकल जो इंडिया में जॉब का बहुत क्राइसिस चल रहा है। तो ये जो यूथ है उसको जॉब मिल नहीं रहा है, और जो भी मिल रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली रह पाए। इसके कारण क्या हो रहा है कि यूथ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अब सारा एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं लग रहा है, या जॉब अच्छा वाला नहीं लग रहा है, जैसा उनका एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से नहीं लग रहा है। ये एआई आ गया है, उसके कारण भी ये इशू चल रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में हुआ क्या कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इनको इनको कॉकरोच बोल दिया। कॉकरोच बोल दिया तो ये बात उनको लग गई। ये बात लग गई तो उन्होंने वो पार्टी फॉर्म कर लिया। ये पार्टी फॉर्म होने के बाद भी अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि अब इनका फ्यूचर ठीक कहाँ से होगा। तो इनका एक ही लास्ट होप था, एजुकेशन। एजुकेशन में ही सारा चीज़ डिपेंडेंट था, ये उस पर पूरा होप लगा के बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन हुआ ये कि आपको पता ही है, फिर में नीट पेपर लीक हो गया। अब नीट पेपर लीक हुआ तो इनको सारा गुस्सा सारा का सारा उधर ही चैनलाइज हो गया। तो उन्होंने फिर अकाउंटेबिलिटी मांगा। अब अकाउंटेबिलिटी मांगा तो फिर इस अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियन ये तो बहुत छोटी चीज़ है, पेपर तो लीक होते ही रहता है। इंडिया में जो जुगाड़ू कल्चर है उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है नहीं कि पेपर लीक हो गया। तो इस कारण उन्हें रिज़ाइन देना ठीक नहीं लगा। अब इनका सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन अब वो एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट आ गया और इन्होंने सारा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया तो फिर आपको पता ही उसके बाद क्या क्या हुआ। वायलेंस हुआ, उनके अगेंस्ट फोर्स यूज़ किया। तो ये बात मामला हाथ से जा रहा था। अब मामला हाथ से जा रहा था तो हमारे मोदी जी ने फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके उस मामले को सलटाने के लिए इसे फ़िलहाल के लिए उसका रेजिग्नेशन दिलवा दिया है। रेजिग्नेशन दिलवा दिया है और इसके साथ ही ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये सिर्फ नीट लीग के बारे में नहीं है, ये जॉब्स के बारे में भी है। इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है कि यूथ बहुत ज़्यादा है। यूथ बहुत ज़्यादा है और एआई के आने के कारण जॉब्स की संख्या बहुत कम होते जा रही है। अब देखा जाए तो एक तरीके से वर्ल्ड में अभी इंडिया का यूथ परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि जो रिटायर हो रहे हैं उसके कंपेयर में आपका वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, और वर्किंग पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, इसे उसी के ही डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड कब मिलता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड तब मिलता है जब एजुकेशन बहुत अच्छा हो, मैन पावर को ट्रेन किया जा सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ही इनएफिशिएंसी आ गया है, बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया है। अब कोई भी पढ़ने जाता है तो अगर वो प्राइवेट के थ्रू पढ़ता है तो उसे फ़ीस बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर उसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ना होता है तो उसे कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन में भी अब पेपर लीक्स होने लग गए हैं। पेपर लीक होने लगे हैं कि जो एक अपॉर्चुनिटी यूथ के पास है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाए, वो भी उनका हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये सारा का सारा प्रोटेस्ट आ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जस्ट ये हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ नहीं सकती है कि भाई देखो अब एआई का ज़माना आ रहा है, जॉब्स जा रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना अपना देखो। ये तुम अपना अपना देखो वाला सिचुएशन अगर आपको करना है तो आपको फिर पावर में नहीं रहना चाहिए। आपको उसे पावर दे देना चाहिए जो कि कुछ कर पाए इस सिचुएशन में। अब कौन क्या कर सकता है ये तो नया लीडर ही बताएगा। ये आप, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो किसी ना किसी का तो दिमाग चलेगा जो पावर में आएगा और जो बताएगा कि करना क्या है। अगर आप इसी तरह छोड़ दिएगा विदाउट ट्रेनिंग क्या मैन पावर को छोड़ दिया जाए तो जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पूरा का पूरा फिजल आउट हो जाएगा, कुछ भी एडवांटेज नहीं रहेगा। तो आपको कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लाना पड़ेगा जिससे कि सारे मैन पावर को आप ट्रेन कर पाए, सारे मैन पावर को आप प्रोडक्टिव यूज़ में ला पाए। अगर आप प्रोडक्टिव यूज़ में ला पाएंगे तभी आप वर्ल्ड इकोनॉमी में कम्पीट कर सकेंगे। अभी देखा जाए तो चाइना भी बहुत पीछे जा रहा है, उसका भी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। उसका वन चाइल्ड पॉलिसी था,
उसके कारण क्या हुआ कि अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं उनकी संख्या कम है। तो वहाँ में भी वो प्रॉब्लम आने लग गया है। अभी इंडिया में ही ऐसा सिचुएशन है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन आ रहा है वो रिटायरिंग पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो अभी भी इंडिया के पास ये एडवांटेज है। सॉरी, लॉक हो गया था। तो अभी भी इंडिया के पास वो एडवांटेज है। तो उस एडवांटेज को अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको अपने मैन पावर को ट्रेन करना ही पड़ेगा। तो इसी चीज़ को लेके जंग है, इसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सब के सारे यूथ किसी प्रोडक्टिव काम में ना लग जाए। अब सारे यूथ को प्रोडक्टिव काम में लगाना कैसे है, ये तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। सारे के सारे यूथ को प्रोडक्टिव काम में लगा के इंडिया को बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ लाया जा सकता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेके जो पैसे है वो आम जनता से ले रही है और वो अपने कुछ इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स को दे के कॉन्सेंट्रेट कर रही है। तो कैपिटल क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है गवर्नमेंट के हाथों में और कुछ लोगों के हाथों में। लेकिन जब भी कैपिटल कॉन्सेंट्रेट होता है उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो पाता है। खास करके गवर्नमेंट कभी भी कैपिटल का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करती। इसलिए जो भी जितना भी हाई टैक्सेशन है ये सारा का सारा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ये सारा का सारा देश की ग्रोथ को कम करता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को घटाता है। अब गवर्नमेंट वो पैसा को लेके एजुकेशन में भी खर्चा नहीं कर रही है, मैन पावर डेवलपमेंट में नहीं खर्चा कर रही है। अगर उसमें खर्चा करती तो उसका कुछ एडवांटेज भी मिलता, लेकिन उसमें भी खर्चा नहीं कर रही है। ये सारे का सारा पैसा बेसिकली वो वेस्ट हो रहा है, वो अनप्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ, अनप्रोडक्टिव रूट्स की तरफ जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा वेस्टेज है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये गलती पे गलतियाँ किए जा रही है और सिचुएशन एक्चुअली देखा जाए तो सिचुएशन ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी स्टेप्स लेना होगा जल्दी लेना होगा। अगर हम जितनी ज़्यादा देरी करेंगे उतनी ज़्यादा सिचुएशन और ख़राब होगी, ग्रोथ कम होगी। अब ग्रोथ कम होगी तो लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो सब गलत रास्ते में निकल जाएंगे। और आपको पता है एक बार जो गलत रास्ते में निकल जाता है उसे सुधार के वापस सही रास्ते में लाना कितना मुश्किल काम है। ये जो भी करना होगा, मुझे तो लगता है कि ये प्रोटेस्ट अभी के लिए तो कम हो गया है, लेकिन फिर किसी न किसी टॉपिक पे दोबारा उठेगा अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। अभी जो हमला हुआ है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मारा गया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उसकी सज़ा कौन देगा? देश में जो ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो आप इतने सारे पैसे लोगों से ले रहे हैं और इधर उधर लगा दे रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो एक एक करके बाहर आएंगे। अब इस देश की जनता ने प्रोटेस्ट के बाद देख लिया है, बोलना सीख लिया है, बेसिकली अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया है। तो ये चलता रहेगा। ये बस एक धर्मेश प्रधान के इस्तीफे से ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जो स्टोरी है अब ये डेवलपिंग स्टोरी हो गया है। ये अब एक्चुअली ये देखा जाए तो एक होप की तरह भी है, जो कि बहुत लोगों ने होप छोड़ दिया था कि जिस तरह से ये रिजीम इतना कंट्रोलिंग रिजीम है, इतना ऑथोरेटिव रिजीम है, जो सारे चीज़ को इतने टाइटली कंट्रोल करके जाता है, जो भी डिसेंट होता है उसको तुरंत कुचल देता है, जो भी विद्रोह की घटनाएं होते हैं उसे तुरंत कुचल देता है, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो ऐसे रेजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी बात मनवा ली है। तो मतलब कि यूथ में के पास पावर है। अभी ये जनजी के पास एक्चुअली बहुत बड़ा पावर है और मुझे लग रहा है कि वो ये पावर के थ्रू उनको जो चाहिए वो लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा ज़माना तो पार हो गया। हमने जो चाहिए था, हमने तो सारी नौकरियां ले ली, हमने सारा लाइफ एंजॉय कर लिया। अब उनके पूरा लाइफ आगे बचा हुआ है। अब लाइफ आगे बचा हुआ है तो उसके लिए वो ज़रूर अपनी लड़ाई करेंगे और अपने लिए कुछ ना कुछ लेके ही रहेंगे। सो एक डेवलपिंग स्टोरी है और होप करता हूँ कि मैं आगे भी अपडेट देता जाऊँगा। जो जो होते जाएगा मैं वैसे से आपको अपडेट देता जाऊँगा। या थैंक यू।